सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। समय सीमा बहुत कम हो चुकी है, समय आपका बहुत कम हो चुका है तैयारी का। मॉक टेस्ट नंबर 8 पटवार का पेपर 8वें नंबर का जो आपका हुआ, उसमें मैथ सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका हम आज सॉल्यूशन इस क्लास में देखने लग रहे होंगे। ये तैयारी का एक आखिरी पड़ाव होता है। लास्ट पड़ाव इसलिए क्योंकि जब आप पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद केवल एक ही चीज रह जाती है, और वो क्या रह जाती है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। मॉक टेस्ट आपको नए सवाल जानने की कोशिश करते हैं। मॉक टेस्ट कहता है कि बेटा मॉक टेस्ट दीजिए, यहां आपको अलग अलग एग्जाम के बेहतरीन सवाल मिलने लग रहे होंगे। तो ये इसलिए भी जरूरी है। आइए सर, बिना किसी देरी के आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया। कैसे सॉल्व करेंगे? बड़े सिंप्लीफाई तरीके से कर लेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि इनकी रूट वैल्यू कितनी होती है। जैसे 729 का अगर मैं रूट निकालूं तो ये 27 ही तो होता है बेटा, क्योंकि 27 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 729 आता है। 15 का 15 रखेंगे क्योंकि इसका तो रूट निकालना नहीं था। आपने कहा 25 रख लीजिए, मैंने 25 का 25 रख लिया। अब आप मुझे बताइए 81 जो होता है वो 9 इंटू 9 होता है ना, तो रूट कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा मेरे पास, इंटू 15 का 15 आ गया। 225 की अगर मैं बात करूं तो 225 15 और 15 का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये यहां से 225 निकल के आ जाएगा। भाई मैंने 15 से 15 सिंप्लीफाई कर लिया, कट गए दोनों आपस में। अब देखा कि 9 से ये भाई साहब कितनी बार कट गए? 3 बार कट गए। 3 से 15 हमारा 5 बार कट गया। 5 से 25 को मैंने 5 बार काट दिया, तो मेरे सवाल का जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो बेटा कितना निकल के आ गया? 5। अब ऑप्शन देख लीजिए, विच ऑप्शन? ए ऑप्शन यहां से हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? दूसरे सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, सरलीकरण का सवाल है। क्या कह रहा है कि 5 इंटू 5 माइनस। देखिए सर, सरलीकरण की एक खासियत होती है, जहां सरलीकरण प्लस माइनस से जुड़ रहा हो उनको आप सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहां माइनस है तो माइनस से पहले वाला सेपरेट सॉल्व हो जाएगा। 7 पंजे 35, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माइनस, ये मेरा ब्रैकेट में आ गया। 23 आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो ये माइनस 20 को माइनस कर देगा और x को प्लस कर देगा, और बाहर हमारे पास बेटा कितना लिखा हुआ है? 42 लिखा हुआ है। एज इट इज कुछ नहीं किया, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो हमारी प्रोसेस होती है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ये 15 और प्लस में x ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा साहब। अब अगर ये माइनस वाला अंदर चला जाए, आप कह रहे हो ये 35 है और 23 के आगे वाला माइनस मैंने भेज दिया, तो ये 15 भी माइनस का हो जाएगा और ये मेरे पास जो x है ये भी माइनस का हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और बराबर किसके होगा? 42 के होगा। ऐसे ही होगा ना भाई। देखो, इस माइनस ने इसको माइनस और इसको प्लस कर दिया, तो 15 प्लस का आ गया, फिर प्लस का x हुआ। माइनस वाला 15 को भी माइनस कर देगा और x को भी माइनस कर देगा। ठीक है, अब देखो इस माइनस को अंदर भेज देते हैं। 35 माइनस में, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे x का, और बराबर 42 के। तो आप एक बात बताइए मुझे, 42 8 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? 42 और 8 50। 50 में से 35 माइनस कर देंगे। चाहो तो मैं लिख देता हूं, 42 और 8 जुड़ के 50 हो गए, और 50 में से जब मैंने 35 माइनस कर दिया तो मेरा रिजल्ट कितना निकल के आ गया बेटा? 15 मेरे सवाल का रिजल्ट निकल के आ गया। तो आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन यहां से मेरा क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर है ना मामला? अब आगे चलो तीसरे सवाल पे। यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा? जैसे
मान लीजिए ये हमारे पास कोई गोला है और इस गोले की जो त्रिज्या है ना बेटा वो आर है। तो आप मुझे बताइए इसका जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा सर। अब मैंने क्या किया, इस गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया, आधा। अब त्रिज्या कितनी हो गई? r/2 हो गई। तो अब यहां पे त्रिज्या का काम r/2 करेगा, तो आयतन निकल के आएगा 4/3 गुणा में पाई आर क्यूब का मतलब r/3, और इसका हमने क्या कर लिया? क्यूब कर लिया। अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, तुलना करने का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में अनुपात निर्धारित करना। तो आप कहेंगे 4/3 से 4/3 कट गया सर, पाई से पाई कट गया, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा। लेकिन कैंसिल कब होगा? ये अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर इसको ऐसे ही करना, आर क्यूब, इसका रेशो चलेगा आर क्यूब, अरे 2 हुई है ना ये, तो r/2 होगी। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 और r का क्यूब। अब कटेंगे ये दोनों आपस में, तो आप कहोगे 1:1/8। तो एक बात बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले इस गोले का आयतन 1 था तो अब गोले का आयतन 1/8 गुना हो गया। तो नए गोले का जो आयतन होगा आधा करने पर वो 1/8 गुना 1/8 टाइम्स हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ आती है ना? चलिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 22 मीटर ज्यादा है। वो कह रहा है, पढ़िए, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। यार अगर मैं लंबाई की बात करूं और चौड़ाई की बात करूं, पहले मैं आपको समझाने के लिए एक आयत बना देता हूं ताकि चीजें आप आसानी से समझ सके। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं लंबाई में से चौड़ाई को माइनस कर दूं, लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 22 ज्यादा है, यही बोल रहा है, 22 मीटर ज्यादा है। लो, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, और ये मुझे दे रखा है कितना? 1400। अब इसको करने के लिए एक विद्यार्थी कौन सी अप्रोच लगाता है मैं आपको बताता हूं। वो क्या करेगा? L और B पता करेगा L माइनस बी के होल स्क्वायर से, वहां से L² प्लस B² निकालेगा, उसके बाद L प्लस B निकालेगा, फिर दो इक्वेशन बनाएगा, तब जाके सवाल को सॉल्व करेगा। मैं आपको इस सवाल को करने का डायरेक्ट मेथड बताता हूं क्या होगा। देखिए यार, ये जो 1400 है, सोच के देखिए 1400 कैसे बना होगा। आप जानते हो कि 14 को 100 से अगर गुणा कर दूं तो ये 1400 बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसको और तोड़ने की कोशिश करूं तो 14 गुणा में 2 गुणा में 50 निकल के आएगा। सर मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर समय बचाना चाहते हो तो अगर मैं इसको मान लूं 14 दूनी 28 और 50, तब भी तो दोनों को गुणा करके 1400 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने मान लिया कि सर अगर मैं मेरी लंबाई को 50 और चौड़ाई को 28 मान लूं, तो अगर मैं लंबाई को 50 मान लूं और चौड़ाई को 28 मान लूं, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 22, बिल्कुल 22 निकल के आ रहा है। तो वो कह रहा है इसकी चौड़ाई कितनी होगी? इसकी चौड़ाई b है और b बराबर 28। तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट बता देंगे? यहां से C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आप बस 1400 के टुकड़े कर लीजिए। अब उन टुकड़ों में खोजने की कोशिश करिए कि कैसे भी करके ऐसे दो टुकड़े पता चल जाए जिनका अंतर 22 निकल के आ जाए। क्लियर? आगे बढ़ो। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 है तो इन वर्गों के परिमापों का अनुपात क्या होगा? अब सुनिए, अगर वर्ग की भुजा का अनुपात दे रखा है, दो वर्ग हैं, दोनों वर्गों की भुजाएं दे रखी हैं, तो जो अनुपात भुजाओं का होता है वही अनुपात परिमाप का होता है। अगर भुजा के अनुपात से क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो वर्ग करना पड़ता है,
क्षेत्रफल के अनुपात से भुजा का अनुपात निकालना है तो वर्गमूल करना पड़ता है। भुजाओं के और परिमापों के अनुपात बराबर बराबर होते हैं। तो इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना होता कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 है तो उनके परिमाप का जो अनुपात होगा वो √2:√3 हो जाएगा। सीधा सीधा मेरा कौन सा ऑप्शन बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक लंब वृत्तीय शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। समझना, सबसे पहले तो मैं एक कोण बना लेता हूं, एक शंकु। वो कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट तो ये है और इसकी त्रिज्या 21 है। तो यार आप मुझे बताइए, मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और आप जानते हैं कि ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज √28 का स्क्वायर स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस इसकी त्रिज्या का स्क्वायर। यही होता है ऊंचाई निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला। तो आपने कहा कि ऊंचाई निकल जाएगी सर, ये होता है 784 माइनस ये होता है 441। ये लीजिए, तो आपने कहा जब इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 3 बचेगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 343, और 343 होता है 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसको मैं 7√7 लिख सकता हूं, 343 को। हाइट आ गई। आयतन बताइए। अरे भाई अगर हाइट मेरे पास है तो आयतन निकालने में क्या समस्या है। 1/3, एक सेकंड रुकिएगा, 1/3 गुणा में पाई की जो वैल्यू है वो मैंने 22/7 रख दी। आर स्क्वायर 21 गुणा में 21 इंटू एच, हाइट की जो वैल्यू है वो 7√7 निकल के आ गई। अब देखिए 7 तिया 21 से 21 कट गया ना। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 22 एकम 22 का 2 बच गया, 22 दूनी 44 और 2 46, 46 इंटू 7√7। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 7 दूनी 14 का 4, 1 बच गया, 7 6 42 और 1 43 का 3, 4 बच गया, 4 7 28 और 4 32, तो ये 32 34 √7 ये मेरे सवाल का जवाब होगा। अब बस आपको ऑप्शन पे नजर मार के देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन हमारा यहां से सही हो जाएगा। केवल सवाल को करने में इतनी समस्या आएगी जितनी देर में आप इसकी ऊंचाई निकाल पाते हैं। ऊंचाई निकालना आपको आना चाहिए, बाकी कुछ भी करने की जरूरत बेटा आप लोगों को नहीं पड़ेगी। अगले सवाल पे। अब सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पेपर बहुत अच्छा पूछा गया ये वाला आपका मॉक टेस्ट। अगर आपने इस मॉक टेस्ट में फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। समझ लीजिए आप सफल हो चुके आने वाले पटवार के एग्जाम में। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बॉक्स में 10 रुपए के, 20 रुपए के और 50 रुपए के नोट है और इन नोटों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। अगर भाई नोटों की संख्या 3:5:7 के अनुपात में है तो पैसे कितने होंगे। 10-10 के 3 नोट तो 30 रुपए, 20-20 के 5 नोट तो 100 रुपए, और 50-50 के 7 नोट अगर हैं तो 350 रुपए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल उस बैग में 350, 450, 480 रुपए होने चाहिए। लेकिन सर सवाल में क्या कहा गया है कि उस बैग में जो पैसों की संख्या है, नगदी, कुल नगदी 3360 है। तो 0 से 0 काट लिया, 48 से काटेंगे 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा। 48 गुणा में 7 अगर मैं कर दूं, 7 गुना 7 चौक 28, 280 और 56 336, बिल्कुल 7 बार कट जाएगा। तो कह रहा था 20
रुपए के नोटों की संख्या, 20 रुपए के नोटों की संख्या 5 थी, ये भी 7 गुना हो जाएगी। तो 20 रुपए के नोटों की संख्या बेटा कितनी निकल के आएगी? 35। बी ऑप्शन यहां से हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। 10 और 50 का तीसरा समानुपात क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन था, आप सब लोगों ने कर लिया होगा। अगर मैं 10 और 50 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना चाहूं, तीसरा समानुपात कितना होगा, तो आप यही कहेंगे ना कि साहब दूसरे वाले को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और पहले वाले से भाग दे दीजिए, आपका तीसरा समानुपात निकल के आ जाएगा। पहले वाला नंबर 10 है, माफ करना 100 नहीं है। 0 से 0, 5 गुणा 5 बराबर 25, 0 मुफ्त का, तो तीसरा समानुपात कितना होगा? 250 हो जाएगा। दूसरे वाले को 2 बार लिख के पहले वाले से डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का 15%, बी का 25%, 8:11 है। देखो, समानुपात का मतलब होता है बराबर बराबर होना, और अनुपात का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, कि अगर मैं परसेंट से परसेंट यहीं पे काट लूं और इसको 5 से काट लूं 3 बार और इसको 5 से काट लूं 5 बार, तो ये लाइन तो कम से कम दोबारा लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो आपने कहा ए का 3 अनुपात बी का 5 बराबर है 8:11। अब भाई बेसिक में मैं बच्चों को ये बताता हूं कि इसको हल करने का सबसे आसान तरीका होता है पहले वाला आखिरी वाले से और दूसरे वाला तीसरे वाले से गुणा हो जाता है। तो 11 3 33 ए, एक सेकंड रुकना बेटा, इसको मैं काट देता हूं। 11 3 33 ए और बराबर में 8 पंजे 40 बी। अगर मैं इसको ए और बी के अनुपात के रूप में लिखूं तो ए बटे बी बराबर नीचे आ गया और ये 33 नीचे आ जाएगा, तो 40:33। आप कहेंगे ए और बी का जो अनुपात होगा 40:33। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना था, आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत प्रोग्राम में आयोजन किया। देखो भैया, लड़कियां 50 हैं और लड़के 70 हैं, तो टोटल आयोजन जो होना चाहिए वो 120 लोगों के बीच में होगा। कितने लोगों के बीच में? 120 लोगों के बीच में। अब क्या कह रहा है? 40% लड़कियां और 50% लड़के उपस्थित थे। केवल 40% लड़कियां आईं, तो इसका मतलब यह है 50 का 40% कितना होगा? 20 लड़कियां आई होंगी। और 50% लड़के आए तो 70 का 50% 35 लड़के आए, तो भैया प्रोग्राम में 20 और 35 55 लोग शामिल हुए। वो कह रहा था कितने प्रतिशत लोग कार्यक्रम में भाग लिया? 55 लोगों ने भाग लिया। कितने में से? 120 में से, गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, ऊपर आ गया मेरा 550, और 550 को जब मैं 12 से भाग दूंगा तो 12 से भाग दिया, 12 एकम 12 दूनी 36, 12 3 48, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48। ठीक है ना, 7 बच गया। तो 12 6 72, 12 पंजे 60, लगभग 45% आपका उत्तर निकल के आएगा। वो उत्तर वैसे भी आपसे किस में पूछ रहा है? लगभग में, तो लगभग आपका आंसर 45 से थोड़ा सा ज्यादा निकल के आ रहा होगा। तो लगभग में आप बता सकते हो 45% आपका आंसर है। पहले दिन 84,500 लोगों ने व्यापार मेले का दौरा किया। चौथे दिन संख्या इतनी हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हो गए, वो ये पूछ रहा। देखो भाई, पहले 84,500 लोग थे, इसमें से 16900 लोग चौथे दिन बचे।
तो इस दौरान कितने लोगों की कमी हो गई? जब माइनस करोगे 0 0, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 बचेगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 बचेगा। तो कितने लोग कम हो गए चौथे दिन? 67600 लोग कम हो गए। कितने में से? पहले आपके 84,500 लोग थे। अब जितना भी समय आप इस सवाल को करने में लेंगे वो केवल इस कैलकुलेशन में लगेगा, इसके अलावा कहीं भी आपका टाइम नहीं लगेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए। किससे सिंप्लीफाई कर दूं इसको? काट के देखते हैं। 5 से तो मुझे भी कटता हुआ दिख रहा है, तो चलो एक बार 5 से ही काट लेते हैं। 5 एकम 5, 2 बच गया, 3 बच गया, 5 6 30 और 5 9 45। 5 से जब काटूंगा 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 तिया 15, 2 बच गया, 5 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 0 आ गया। आया कि नहीं आया? 13 से कट गया 13 बार, और 13 से अगर मैं इसको काट दूं, 13 एकम 13, 0 13 चौक 52, 0, और 13 से अगर मैं काट दूं 13 अट्ठे 104 और 0 80%। इसका मतलब यह है कि चौथे दिन जितनी संख्या बची वो पहले दिन के 80% कम 20% के बराबर होगी। इसका मतलब चौथे दिन में 80% लोग मेले में देखना बंद हो गए। आगे, एक कैंटीन को 7 दिन के लिए 84 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर 7 दिन तक कैंटीन में खाना चलाना है तो आपको 84 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी। मई और जून के महीने के लिए इसे कितने गेहूं की आवश्यकता होगी? मई और जून के महीने के लिए इसे कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी? देखो भाई, एक दिन के लिए 12 किलोग्राम की जरूरत है, एक दिन खपत करने के लिए, ठीक है। अब मई का महीना होता है 31 का और जून का महीना होता है 30 का। इसका मतलब 61 दिनों के लिए मुझे सामग्री चाहिए। एक दिन में 12 किलो, तो 61 दिनों के लिए कितना चाहिए? 0 6 दूनी 12 का 2, 1 बचा, 6 कम 6 और 1 7, 720 किलो गेहूं की आवश्यकता होगी। बात खत्म। अरे क्या हो गया? 6, अरे 61 है ना ये, अरे गड़बड़ हो गई, 60 थोड़ी है भाई, 61 है। तो 12 एकम 12 का 2, 1 बचा, 12 6 72 और 1 73, 732, 732। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। आगे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। वो ये कहता है कि जितने में मैं खरीद के लाया उतने में ही आपको बेच दूंगा, लेकिन एक गलत बाट का उपयोग करता है और 984 किलोग्राम लिखा होता है। वास्तव में उसका वजन बहुत कम होता है। बाट का उपयोग करके दुकानदार वास्तव में 23% का लाभ कमाता है। तो उपयोग किए गए वजन का वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। आप इसको लाभ हानि से कर सकते हैं, आप इसको प्रतिशत से कर सकते हैं, लेकिन देखो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं सर करने का, गलती नहीं होगी उसमें। 900 रुपए का ऑप्शन आंसर तो यही होंगे ना। मान लो आपने उसको 900 दे दिया जबकि उस बाट पे लिखा हुआ था 984, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे 84 किलोग्राम की बचत कर ली मैंने। कितने देने पर? 900 देने पर। मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 नाम 81, लगभग 9% का आपको लाभ हो जाएगा। गलत है, लाभ तो 23 का होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर आपने 800 ग्राम दिया होता 984 ग्राम के बदले, तो आप ये कहते कि आपको 184 ग्राम का लाभ हो गया। 184 ग्राम का लाभ हुआ कितना देने पर? 800 देने पर गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 2 बच गया, 8 तिया 24। तो लाभ कितना हो जाएगा? 23% का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब 800 हमारे सवाल का जवाब सही होगा, 900 हमारे सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन बचेगी, गणना बचेगी, 23% को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ध्यान रखिएगा।
एक खुदरा विक्रेता अपने माल को पहले से छूट वाले मूल्य पर 25% व्यापारिक छूट और उसके बाद 8% नगद छूट देता है। देखो भैया, 25% और 8% की दो सक्सेसिव छूट दी हैं, तो इन दोनों को मिला के पता करना पड़ेगा कि टोटल छूट कितनी है। अगर एक डिस्काउंट 25% का है, एक डिस्काउंट 8% का है, तो आप ऐसे ही निकालते हो ना कि टोटल जो डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा, इसका परसेंट। तो 25 अट्ठे 202 हो जाएगा, 33 और 2, इसका मतलब टोटल आएगा 31%। इसको आप सॉल्व करना आराम से। टोटल 31% का डिस्काउंट और 31% की छूट देने के बाद लाभ आपको 17.3% का हो गया। अब देखो शॉर्ट तरीका बताता हूं। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का एक अनुपात होता है, मैंने पहले भी कई सारे पेपरों में आपको बताया होगा। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एक होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आप इन दोनों पे खेल गए तो सीपी और एमपी का रेशो निकल के आ जाएगा। छूट मिल रही है 31 की, 31 रख दी, और लाभ हो रहा है 17.3 का, तो 17.3 रख दिया। अब साहब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 69 और इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 117.3। तो भैया जीरो मैंने ऊपर भेज दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 23 से कट गया 30 बार और 23 से कट जाएगा 23 पंजे 115 और 23 एकम 23 51 बार। ये कट गया 10 बार और ये कट गया भैया 3 से 17 बार। तो आप कह सकते हो कि अगर क्रय मूल्य 10 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 17 रुपए होगा। क्या पूछ रहा है वो आपसे? वो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है, बताइए कि माल के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर अंकित करना होगा। 10 रुपए का सामान खरीदा था, 17 रुपए लिख दिया, 7 रुपए अधिक अंकित कर दिया, 10 रुपए से मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका उत्तर आ जाएगा 70% आपने ज्यादा लिखना है, 70%। इससे शॉर्ट आप सवाल को नहीं बना सकते। ये सबसे शॉर्ट है। इससे तो फिर डिटेल में ही होंगे जितने भी सॉल्यूशन आपके देखने को मिल रहे होंगे। आगे, ये अंग्रेजी भाषा में है, ये उसी का हिंदी भाषा में है। क्या कह रहा है? सुरभि ने 3 योजना ए, बी और सी में 47,740 रुपए का निवेश किया। ए ने 3 साल के लिए 10% की दर से, ए ने जितना भी पैसा लगाया वो 3 साल के लिए 10% की दर से, बी ने जितना भी पैसा लगाया 4 साल के लिए 9% की दर से, और सी ने जितना भी पैसा लगाया 5 साल के लिए 8% की दर से लगाया होगा। और इन तीनों के हिस्से वो कह रहा है समान है। तीनों के ब्याज क्या है? ए ने जितना पैसा लगाया उस पे मिलने वाला ब्याज, बी ने जितना पैसा लगाया उस पे मिलने वाला ब्याज, सी ने जितना पैसा लगाया उस पे मिलने वाला ब्याज, तीनों बराबर हैं। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो परसेंट से परसेंट काट दिया। तो आपने कहा कि अगर मुझे ए का हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है और सी का हिस्सा निकालना है, तो आप एक काम करिए, 2 से देखो 5 बार कट रहा है, 2 से देखो ये कट रहा है जी हमारा 2 बार, और 2 से कट रहा है जी हमारा 4 बार। तो एक बार कर लेते हैं। ए का 15 गुना, बी का 18 गुना और सी का 20 गुना आपस में बराबर है। ए ने जितना पैसा निवेश किया, बी ने जितना पैसा निवेश किया और सी ने जितना पैसा निवेश किया, अलग अलग निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा अनुपात में, सर ए निकालना है तो ए को छिपा लो, 18 दूनी 36, 360 रुपए ए ने लगाए। बी को छिपा लो, 15 दूनी 30, 300 रुपए बी ने लगाए। सी को छिपाओगे, 15 एकम 15 अट्ठे 120, 270, 150 और 120, 270 इसने लगाए। तो अगर मैं 0 0 0 काट लूं, 3 से काट लूं 12 तिया 36, 3 से काट लूं 10 बार और 3 से काट लूं 9 बार, तो इन तीनों के निवेश का अनुपात निकल के आ जाएगा 20:10:9।
अगर ये 12 और 10, 22 और 9, 31 रुपए लगाते हैं टोटल, तो भैया इन्होंने टोटल 31 रुपए नहीं लगाया, इन्होंने टोटल लगाया 47,740 रुपए। तो आप कहोगे कि जब 31 से इसको काटेंगे, 31 एकम 31, 1 आ गया, कितना बच गया मेरे पास भैया? 16 बच गया। तो 5 बार जाएगा, फिर 4 लास्ट में है तो यूनिट प्लेस 4 होना चाहिए। 1540 गुना हो गया सर पूरा पूरा। क्या पूछ रहा है? सी और ए के निवेश में की गई राशियों के बीच अंतर। सी और ए में निवेश की गई राशियों के बीच का अंतर 3 है, इसको भी हम 1540 गुना कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, 4 तिया 12 का 3, 1 बचा, 15 3 45 और 1 46, 4630 रुपए। दोनों के बीच का अंतर मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जब ब्याज 8% मासिक चक्रवृद्धि होता है तो 7800 रुपए की राशि x% की दर से 2 वर्षों में 7800 रुपए की राशि 10,381 रुपए हो जाती है। 10,381.80 हो जाती है x% की दर से, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब यार वो कह रहा है 2 साल में, और जो ब्याज लग रहा है वो 8 मासिक लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 साल में होते हैं 24 महीने, और 24 महीनों में हर 8 महीने में आप चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो आपने 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगाया होगा। कितनी बार? 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगाया होगा। इसका मतलब ये प्रोसेस आप मान सकते हो 3 साल के लिए लागू होगी, कि 3 साल में आपका पैसा इतना हो गया 3 बार ब्याज लगने के बाद। अरे भाई 8 मासिक में तो बदलना पड़ेगा ना 2 साल को, तो अपन ने 8 मासिक में इसको बदल लिया। अब देखो इसकी 2 जीरो, यहां 2 जीरो लगा दी तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 6 से काटता हूं, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 0 0 0। फिर 6 से इसको काटते हैं, 6 एकम 6, 4 बच गया, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 तिया 18 और 0 लगा के 6 तिया 18, इतनी बार कट गया। 13 से काटेंगे, 1000 बार कट गया। 13 से अगर काटू, 13 एकम 13, 4 बच गया, 13 3 39, 39। कितना बचा था? 4 बचा था, 4 बच गया। 13 3 39, 13 एकम 13, 1331 बार, मतलब 1000 रुपए 1331 हो गए। आपको दर निकालनी है। दर चक्रवृद्धि ब्याज की जब निकलती है जब 1 साल का समय होता है, तो बच्चों बेसिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा 3 साल से 1 साल पे आने के लिए चीजों का क्यूब रूट कर दिया जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो 1000 का 10 होगा, 1331 का 11 होगा। अगर 10 रुपए 11 रुपए हो गए तो आप कहोगे 1 रुपए का ब्याज मिला, 10 रुपए पे गुणा में 100। इसका मतलब आपकी ब्याज की जो दर होगी वो 10% हो जाएगी। किसके लिए? 8 मासिक के लिए। अगर ये 10% की दर 8 महीने के लिए है तो 1 महीने की दर हो गई इतनी, और अगर मैं पूरे 1 साल के लिए निकालूं तो 12 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंजे 10। तो जब मैंने इसको वार्षिक रूप से संयोजित किया तो मेरी दर कितनी निकल के आ गई? 15% निकल के आ गई। तो आप कहोगे आपकी जो ब्याज की दर है वो 15% है। अब आगे क्या कह रहा है वो? आगे ये कह रहा है कि उसी राशि पर, मतलब 7800 रुपए पर ब्याज आपको अभी भी 7800 रुपए पर ही लगाना है। 7800 रुपए पर x प्लस 5%, पहले से 5% ज्यादा ब्याज की दर, मतलब 20% दर पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि अर्धवार्षिक है? देखो भैया, जब अर्धवार्षिक होती है तो दर आधी हो जाती है। दर तो हो गई 10%, और समय 1 साल का डबल हो जाएगा, समय हो गया 2 साल का।
जब भी अर्धवार्षिक दर होती है तो दर आधी और समय दुगना। तो 7800 रुपए पे अब कैसे भी निकाल लीजिए आप, 10% की दर से 1/10, 1/10 की दर से ब्याज लगाना था तो 780। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं बेसिक से क्योंकि पेपर आप कर रहे हो तो बेसिक आपका क्लियर है ही। 1/10 तो भैया ये पूरा पूरा हो गया 78 आपका। इन तीनों को जोड़ दोगे ब्याज आ जाएगा 780 प्लस 780 प्लस 78, 780 और 78 78। तो भैया देखो 8 का 8 आया, 8 दूनी 16, 23 का 3 आ गया, 2 बचे, 7 दूनी 14 और 2 1638। मेरा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है और इससे छोटा इस सवाल को कोई नहीं बना सकता, इतना करना ही पड़ेगा। पता नहीं कौन से एग्जाम में आया होगा इतना बढ़िया सवाल। मुन्नार में एक ट्रेवल कंपनी के पास 4 सीटर कारें हैं, मतलब 3 कारें हैं जिनमें 4 सीट हैं, इसका मतलब 12 सीट हो गई, और 2 8 सीटर मैक्सी कैब हैं, 2 कैब हैं 8 सीट वाली। तो भैया इनमें कितनी सीट हो गई? 16 सीट हो गई। कार के एक राउंड ट्रिप के लिए यात्री 25 रुपए और मैक्सी कैब में एक राउंड के लिए 20 रुपए देता है। 12 रुपए एक सीट का, और नहीं, एक सीट का 25, तो 12 सीटों का कितना हो गया? 300 रुपए यहां से मिलेगा। और भैया अगर 16 सीट हैं और एक सीट का 20 रुपये मिल रहा है तो कितना हो गया? 300 हो गया, सॉरी 320 हो गया, माफ करना, 320 रुपए हो गया। 16 दूनी 32। अब चलिए साहब, वो क्या कह रहा है कि सीटों का औसतन अधिभोग 100% है। हमने भी यही माना है कि पूरी 100% सीटें भरी हुई हैं। एक राउंड ट्रिप के लिए प्रति वाहन की औसत कमाई कितनी होगी? तो भैया देखो टोटल कमाई हो रही है 640 की टिकट बिक रही है। अब कितने वाहन में? 3 और 2 5 वाहन के लिए। तो एक वाहन की जो टिकट होगी 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया 2। तो ये हो गया मेरे पास 5 एकम 5, बच गया मेरे पास कितना? 2 बच गया। 5 चौक 20, 4 बार कटाइए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 620 है सर, 640 नहीं आएगा, दोनों को जोड़ के 620 आएगा। अब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, बच गया कितना? 1। तो बचा मेरे पास 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 124 रुपए औसतन कमाई हो जाएगी एक साधन से। सी ऑप्शन करेक्ट। आखिरी सवाल, अंग्रेजी आधारित कंपनी ने सहयोगी परियोजना में 629 पुरुष और 629 महिलाएं हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उपस्थिति 72 दिन प्रति कॉल है। मतलब एक दिन में आके आपको 72 कॉल रिसीव करने, 72 कॉल रिसीव करने हैं। हर दिन एक पुरुष कर्मचारी 72 कॉल रिसीव करता है। तो देखो भाई, महिला कर्मचारी कितना करेगी? वो ये कह रहा है कि जो पुरुष हैं वो 72 फोन रिसीव करते हैं। पुरुष और महिला दोनों मिला के औसतन 72 रिसीव करते हैं। तो करने की जरूरत है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, मेल पुरुष के पास 5 रुपए हैं, महिला के पास भी कुछ पैसा है, लेकिन इन दोनों के पास 5 रुपए हैं औसतन। तो महिला के पास भी तो 5 ही रुपए होंगे। अपने को तो सवाल करने की जरूरत नहीं थी। अगर भैया टोटल 72 है, 72 कॉल ही रिसीव कर रहे हैं कर्मचारी, तो महिलाएं भी तो 72 कॉल ही रिसीव करेंगी। और जबकि पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है तो औसत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब मेरे पास 10 रुपए हैं, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो हम दोनों का औसत तभी तो 10 निकल के आएगा। अगर हमारे पास अलग अलग पैसा होगा तो फिर औसत अलग निकल के आएगा कि नहीं आएगा? अगर तुमने 72 फोन उठाए और मैंने भी 72 फोन उठाए तो टोटल दोनों का औसत भी तो 72 फोनों का ही होगा कि नहीं होगा बेटा? तो ये हुआ हमारे सवाल का सॉल्यूशन।
पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 8 में इतने सवाल आपके पूछे गए थे, इनको और आसान नहीं बनाया जा सकता था। मैं पूरी कोशिश करता हूं बेटा कि किसी भी पेपर को, किसी भी सवाल को कितने बेहतर तरीके से बता सकूं, और उसमें सबसे छोटी अप्रोच जो होगी वो क्या अप्रोच होनी चाहिए सवाल को करने की। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।